ओरल कैंसर का रेट इंडिया में बहुत हाई है। चुइंग वाला टैबैको है वो इंडिया में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है और मैं बहुत जिम्मेदार एड्स को भी मानूंगी जो यंग जनरेशन को गुमराह कर रहे हैं। बच्चों को जो बताया जा रहा है ना कि इलायची का ऐड है, अरे इलायची का ऐड है, लोग इलायची नहीं खा रहे हैं भाई, लोग तो गुटखा खा रहे हैं ना बाजार में खड़े होके। ऐसी जो सबकॉन्शियस चीजें होती हैं उसमें क्या क्या आता है, स्नोरिंग जैसा कुछ और स्नोरिंग को कैसे इफेक्ट करता है? खराटे लेना भाई साहब, मियां बीवी भी ना तलाक हो गए खराटों के ऊपर लोगों के, तो ऑटोमेटिकली स्नोरिंग जो है बहुत बड़ा टॉपिक है और जो तलाक हो रहे हैं वो सिर्फ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो है पता नहीं लगता है। पर अगर हम बेसिक पे भी बात करें, जैसे अगर 100 लोग खराटे ले रहे हैं तो 50 में एक तरह की डिजीज है, हेल्थ पे असर पड़ता है, हार्ट अटैक आ सकता है 10 साल बाद अगर आप ले रहे हैं। ये चीजें इतना सीवियरली मतलब। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेसेस और अलाइनर्स, ये क्या क्या डिफरेंस है इनमें और ये क्या होते हैं? मतलब दांतों में लगेगा और एस्थेटिक फैक्टर हो जाता है, जब आप स्माइल करेंगे तो मेटेलिक स्माइल दिखेगी। अगर दांत बाहर है तो भी ब्रेसेस लगेंगे और दांत अगर अंदर है तो भी ब्रेसेस लगेंगे। थोड़ा सा मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गया है, हम लोग एक कंप्यूटराइज सिस्टम में चले गए हैं, एक डिजिटल हो गया है। बाहर और अंदर या जो भी सिचुएशन है वो सब किसी भी एज पे ठीक हो सकता है। सिर्फ दोनों में डिफरेंस ये है, एक डेंटल इम्प्लांट और होता है, एक दूसरे नामों से भी जाना जाता है, मैंने आप लोगों से ही तो पेज के नाम से फेमस हो रहा है धीरे धीरे। स्क्रू बना के हम हड्डी में ये बॉडी से अच्छे से इंटीग्रेट हो जाता है। उड़ पाऊंगा, फ्लाइट कर पाऊंगा। किस सिनेरियो में होता है? बेसिकली जब दांत निकल जाता है, जब भगवान ने 2 टांग दिए हैं, 2 हाथ दिए हैं, 2 आंख दिए हैं, भगवान ने 32 दांत खाने के लिए दिए हैं जी। ये नहीं कि एक साइड में दर्द होगा तो अब मैं पिछले 3 साल से इधर से खा रही हूँ जी। क्योंकि जनरली हम देखते थे जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की एज के लोग हैं उनके दांत अभी तक भी, जब तक वो 70s 80s में थे तब तक स्ट्रॉन्ग थे, और अभी हम जो देख रहे हैं जनरेशन 60 70 तक आते आते 60-70 सबके दांत खराब हो चुके। उसका दोनों रोल था कि एक तो स्ट्रेस भी नहीं था, प्लस आपकी खाने की जो हैबिट्स थी वो रिफाइंड नहीं थी, जैसे पहले आपने हैबिट्स च्यूइंग वाला आपने ऑलरेडी बताया, तो वो सेल्फ क्लींजिंग हो जाते थे। उसके साथ फाइबर खा रहे हो। ये भी पूछना था शुगर का क्या रोल है? आप तीनों चीज एक साथ बताइए। शुगर का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अभी जो हम सारी चीजें खा रहे हैं सब में शुगर ज्यादा है, तो कोई भी हम चीज ले रहे हैं मुंह में क्या कैविटीज लगने का मेन कारण शुगर है। मतलब कोई भी जो खाना है वो अल्टीमेटली शुगर में मुंह में कन्वर्ट हो रहा है और एसिडिक इन्वायरमेंट कर रहा है, जिसकी वजह से इनेमल लॉस हो रहा है, हमारा इनेमल में डिके हो रहा है। तो ऐसा कोई कीड़ा नहीं है हमारे मुंह के अंदर, बैक्टीरियाज हैं जो कि हमारे मुंह के अंदर है। एक चीज मुझे याद आ गई, जब मैं कॉलेज जाया करता था तो बस में लोग आते थे, अब बेचारे उनका भी वो एक सामान बेचने आ रहे हैं तो सामान बेचा करते थे, 10 रुपए का पाउडर बेचा करते थे और कीड़ा निकाल के दिखा दूंगा, और मेरे सामने 2-3 बार जो है वो क्या करते थे मुझे नहीं पता, और कीड़ा मतलब बेसिकली आज तक लोग जो सबसे पहले क्लिनिक में घुसता है, डॉक्टर साहब कीड़ा लग गया है। अरे कीड़ा लग गया, दैट इज ओके, दीज आर बैक्टीरियाज, यस वो कीड़े हैं, लेकिन कोई चलता हुआ कीड़ा लेकिन आपको दिखेंगे नहीं, आपको दिखेगा नहीं। तो मैं हर अपने व्यूअर्स से कि कोई कीड़ा नाम की चीज नहीं होती है, कि ऐसा नहीं है कि कीड़ा आपको चलता हुआ दिखेगा या कीड़ा आपको ऐसी कोई चीज कोई आपको अगर इस तरीके से बहका रहा है तो वो गलत है। ये एक बैक्टीरियाज है, एसिड फॉर्म बना इनेमल के ऊपर, बैक्टीरिया थे मुंह के अंदर, गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया ने चीनी खाई, एसिड बनाया, एसिड बना के हमारे को जो है इनेमल को खराब किया। इसमें मैं एक लाइन और ऐड करना चाहूंगी, जैसे डॉक्टर गौरव ने कहा कि एसिड बना, अब जैसे आप बार बार शुगर खा रहे हो तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 1-1 घंटे में आप मंचिंग कर रहे हो, वो हमारे वैसे भी खाने के हिसाब से ठीक नहीं है। अगर आप आयुर्वेदिक डाइट फॉलो करते हो तो उसमें बोला जाता है, अब साइंटिफिक में भी आ रहा है कि आप थोड़ा सा टाइम दें, कड़ी भूख लगने पे खाएं। तो हम जो बार बार मंचिंग करते हैं उससे भी आपकी कैविटीज होंगी, प्लस अगर आप शुगर ही ज्यादा खा रहे हो तो शुगर तो ऑलरेडी मतलब आपका रिफाइंड शुगर है तो वो सीधा उसमें कन्वर्ट होगा और एसिड ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। फाइबर डाइट लोगे तो वो लेस शुगर में कन्वर्ट होगा, रोटी भी शुगर में कन्वर्ट होगा पर कम होगा। तो जो आप मीठी चीजें ज्यादा ले रहे हो तो उनसे ज्यादा चांसेस है, लेकिन फ्रूट्स भी आपको कैविटीज दे सकते हैं, सारी चीजें दे सकते हैं। अति किसी भी चीज की खराब है, और बार बार खाना नेचुरल स्वीट जो है जूसेस भी दे सकते हैं। जूसेस अगर आप कह रहे हो तो वो भी एसिडिक इन्वायरमेंट मुंह में तुरंत क्रिएट करता है, लेकिन ये नहीं है कि आप एक टाइम ले रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान करेगा। उसके बाद पानी पी लीजिए, मतलब कुछ भी आप बहुत ज्यादा शुगर वाला जूस ले रहे हो, कुछ ले रहे हो तो हैव अ वाटर, तो सिप ऑफ वाटर ले लोगे तो वो वहां से हट जाएगा, रुका नहीं रहेगा। कांस्टेंट अगर कोई चीज रुकी रहती है दांतों के ऊपर तो वो भी बार बार आपको कैविटीज देती है। तो फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इसको इस तरीके से बोलेंगे, हमारे बुक में ना लिखा हुआ कीड़ा लगने का कारण क्या है। लोग डॉक्टर साहब मैं ब्रश भी करता हूँ मेरा कीड़ा लग जाता है, तो खाली एक कारण नहीं है, 10
पॉइंट्स थे हमारे बुक के अंदर कि कैविटी लगने के 10 पॉइंट है। आपकी टूथ की शेप कैसी है, आप कितनी बार जो है ब्रश कर रहे हैं, आप कितनी बार जो है मतलब आप किस तरह का खाना खा रहे हैं, आपकी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, शुगर डाइट कितनी है, आपका सलाइवा का बफर कितना है, सलाइवा का पीएच कितना है। उसके बाद आपका जो इनेमल का सरफेस है, जब बच्चा पेट में था तो उस टाइम पे मदर ने क्या खाया कि इनेमल की कोटिंग हमारी कैसी आई, डेवलपमेंटल डिफेक्ट, नेचुरल फैक्टर्स भी बहुत तो सारे हैं। इतने सारे फैक्टर्स है। तो खाली एक फैक्टर लेके नहीं कि मेरे बेटे को मैंने चॉकलेट खिलाई जी डॉक्टर साहब, अरे आप उसका ध्यान भी रखो। चॉकलेट खिला रहे हो अच्छी बात है, मैं भी खिलाता हूँ बच्चे को, चॉकलेट खिलानी है, लेकिन चॉकलेट खिलाने के बाद एक बार पानी पिला जो डॉक्टर साहब ने बोला, या बार बार ना खिलाए, बार बार ना खिलाए। तो इस चीज को थोड़ा, और चॉकलेट में भी शुगर आजकल ज्यादा एडेड है, नहीं तो नॉर्मल जो चॉकलेट होती है जिसमें शुगर कंटेंट कम है। चॉकलेट खाना भी खराब नहीं है, हम तो कहेंगे जी आप जो है डार्क चॉकलेट है, जो डार्क चॉकलेट खिलाइए। आप डार्क चॉकलेट कभी भी दांत खराब नहीं करेगी। आप अगर खिला रहे हैं तो उसके बाद सबसे पहले वाटर से माउथ रिंस, वाटर से, या ज्यादा चिपक रहे हैं पानी पी लीजिए आप अपना थोड़ा सा भाई। अच्छा भाई वो तो किसी भी खाने के बाद हमें एकदम पानी नहीं पीना होता, हाँ। आधा घूंट तो पानी पी के एक बार रिंस करके तो पी सकते हैं ना, कि सारे फूड पार्टिकल अंदर चले जाए पेट के अंदर। भाई नॉर्मल खाना खाया, खाना खाने के बाद पेट गिलास भर के पानी मत पियो, एक छोटा सा सिप अपना लेके स्विच करके अपना अंदर पानी पी जाओ, तो सारे पार्टिकल्स सब अंदर चले गए आपके सलाइवा के साथ। सलाइवा भी आजकल जैसे डाइट की वजह से भी, और कई लोग दवाइयां लेते हैं तो उसकी वजह से भी सूखा मुंह जो लोगों का रहता है, तो वो भी कैविटीज को बढ़ाएगा। मतलब कई लोगों को जो बीमारियां हैं उनकी वजह से वो दवाई ले रहे हैं, एंटी हाइपरटेंसिव्स ले रहे हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ले रहे हैं, बहुत सारी दवाइयां हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, तो जो मुंह को सुखाती हैं वो भी है। कई बार लोगों को ऐसी बीमारी रहती है जिसके लिए उन्हें इलाज लेना पड़ता है, कई बार आपकी डाइट की वजह से भी। तो अगर आपका मुंह सूखा रह रहा है तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, वो भी एक कैविटी लगने का बहुत बड़ा कारण है। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि सब कुछ ध्यान रखते हुए भी जेनेटिक फैक्टर्स हैं, माइक्रोब्स का कैसा कंसंट्रेशन, तो बहुत सारे मल्टीफैक्टोरियल है, पर वो सभी चीजों में है। तो लेकिन अगर आप नॉर्मल ध्यान रखेंगे तो उससे बचे रहेंगे, और टाइमली डेंटिस्ट के पास दिखाइए, वो पहले ही आपका प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो पहले आप प्रिवेंशन की तरफ जाइए रेदर देन क्योर। हमारे इंडिया में क्या है, जब सारी चीजें हो जाती हैं तब हम इलाज कराने आते हैं कि थोड़े दिन दर्द होता रहा, सेंसिटिविटी होती रही, हम बियर करते रहे, उसके बाद हम लोग जा रहे हैं कि अभी तो ठंडा ही लग रहा है, थोड़ा सा लग रहा है, बैठे रहे। सेल्फ मेडिकेशन एंड डेंटिस्ट्री इज नॉट एक्सपेंसिव। और बहुत सारे पेस्ट हैं हमारी कंट्री में जो सेल्फ बता रखें कि सेंसिटिविटी है तो ये कर लीजिए, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हैं। तो पहले हम वो सारी चीजें अब यूज कर लेते हैं, उसके बाद हम डेंटिस्ट के पास ऐड देख देख के, आपके पड़ोसियों ने बता दिया, गूगल ने बता दिया, बहुत सारी चीजें हैं। तो एट द एंड उसमें नुकसान किसका है? लोग डेंटिस्ट्री महंगा है, डेंटिस्ट्री महंगा नहीं है, डेंटिस्ट्री इज नॉट एक्सपेंसिव, नेग्लेक्ट इज, और इट्स नॉट डेंटिस्ट्री, मेडिकल फील्ड इज एक्सपेंसिव। अगर हम थोड़ा सा भी जो है ध्यान देंगे तो शायद मुझे लगता है कि वो आगे दर्शकों के लिए जो है अच्छा रहेगा। आप थोड़ा सा ध्यान देना है अपने ऊपर, तो बस प्रिवेंशन की तरफ ध्यान देना आपको, तो अपने आप ही सारी चीजें। एक और बहुत बड़ी चीज है जो बार बार इंडिया में मीडिया में और हर जगह हाईलाइट होती है, ओरल कैंसर का रेट इंडिया में बहुत हाई है। उसकी रीजन शायद च्यूइंग टोबैको की एक हैबिट है जो कि हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा पाई जाती है। फिर साथ साथ सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, वो भी एक बहुत कॉमन हैबिट है। लेकिन इसका क्या रीजन है? कुछ और भी रीजन है या ये टोबैको ही सबसे बड़ी वजह है कि हम ओरल कैंसर में इंडिया को कैपिटल ऑफ ओरल कैंसर इंडिया में जो हो रहा है, जैसे 20 to 30% जो कैंसर बढ़ रहा है, वेस्ट में नहीं है ज्यादा, क्योंकि वहाँ पे स्मोकलेस टैबैको का फॉर्म नहीं है। जो गुटखा खाया जा रहा है या हमारा जो चुइंग वाला टैबैको है वो इंडिया में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। और इसके लिए मैं बहुत जिम्मेदार एड्स को भी मानूंगी जो यंग जनरेशन को गुमराह कर रहे हैं। एक तरह से एड्स आते हैं, केसरी, मतलब आई विल नॉट टेक एनी ब्रांड, लेकिन केसरी का जो ऐड दे रहे हैं। हाँ, आप इसमें फिर मीडिया बहुत बड़ा रोल है, और हमारे बहुत बड़े बड़े एक्टर्स जो है इस पॉडकास्ट के माध्यम से फिर दोबारा से वही ये बात वहां तक जानी चाहिए कि बच्चों को जो बताया जा रहा है ना कि इलायची का ऐड है, अरे इलायची का ऐड है, लोग इलायची नहीं खा रहे हैं भाई, लोग तो गुटखा खा रहे हैं ना बाजार में खड़े, भाई वो बड़ा सेलिब्रिटी जो है ये खा रहा है। हाँ। क्योंकि सेलिब्रिटीज का काम है अपने देश की जनता को सही चीज बताना। मैं फेमस हूँ भाई, मेरे को 17 साल हो गए डेंटिस्ट्री करते। आई थिंक ये इंडिया का यूनिक प्रोडक्ट है गुटखा। एग्जैक्टली, कहीं मैंने नहीं सुना था। यहाँ से लोग, मेरे पेशेंट ऐसे ऐसे हैं कि वो विदेश जब जाते हैं ना फॉरेन, वो रजनीगंधा ना पैकेट भर भर के लेके जाते हैं कि डॉक्टर साहब वहां मिलेगा नहीं। मैं और एक यार मतलब आप डॉक्टर साहब ये ले जाता हूँ, बाकी सब तो मिल जाता। और एक चीज, और आजकल तो ये भी शायद बाहर मिलने लग गया, मुझे पता नहीं है, 2-3 साल पहले। गुटखा, चैनी खैनी, मतलब जो भी स्मोकलेस टैबैको फॉर्म है जो इंडिया में ज्यादा प्रेवलेंट है। स्मोकिंग भी रीजन है, लेकिन गुटखा जो खाना जो यहाँ पे पाउच बना रहता है वो ओरल कैंसर को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। मेन मुख्य कारण यही है, बहुत सारे अलग कारण है जिसपे हम आएंगे। पर इससे क्या हो रहा है, जैसे जब आप खा रहे हो और लोग जो एड देख के खा रहे हैं, तो ये यंग जनरेशन में
जब यंग लोगों को देखती हूँ जिनको कैंसर हो जाता है या डायग्नोज कराने आते हैं, तो बहुत ही मतलब आप अगर बच सकते हैं इससे। बंद हो गया है। Correct, लोग बहुत लोगों का मुंह नहीं खुलता है जो लोग टोबैको। चुपचाप छुपा के ना कॉलेज जा रहे हैं, बच्चे ने मुंह में हाथ रख लिया, पढ़ रहा है और सलाइवा आ रहा है, सो पीता जा रहा है। सुपारी बहुत बड़ा रीजन यहाँ पे ये पाउच अच्छा, सुपारी से सुपारी बहुत सारे लोग बीटल नट चुइंग जो है, जो बीटल नट बहुत ज्यादा आती है किसी भी चीज की, तो उससे एक बीमारी होती है, कैंसर नहीं होता, OSMF कहते हैं उसको, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, दैट इज प्री कैंसरस कंडीशन। मुंह खुलना बंद हो जाएगा, फाइबर्स रहेंगे, कसाव आ जाएगा। तो ये आप ईस्ट यूपी में देखेंगे तो इसका थोड़ा सा ट्रेंड है, पान में रख के खाते हैं। वैसे भी सुपारी चुइंग, मेरे पास जब मैं कॉलेज में थी 10-15 साल पहले की बात बता रही हूँ, तब मेरे पास एक बच्चा आया था, उसकी मम्मी सुपारी खाती थी, तो उसकी वजह से वो बच्चा कितना 10 साल का भी नहीं होगा, वो सुपारी मुंह में रखता था और उसका मुंह स्विच से खुलना बंद हो गया था 10 साल की। तो ये वाले जो प्रेवलेंस है कि जो अवेयरनेस नहीं है गरीब जनता में, प्लस एड देख के आजकल यंग जनरेशन में, या जो बहुत वेल्दी है सोशल मीडिया तो वो भी खा रहे हैं। हाँ। ये पॉडकास्ट शुरू ही इसलिए हुआ क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं ऐसी देखता हूँ कि लोग कुछ भी बोल देते हैं और कुछ भी उसका प्रमाण नहीं है। आप बिना प्रमाण के कोई भी चीज आप जो है, बस सोशल मीडिया में क्या है कि आपने बस एक चीज अच्छा भी है बुरा भी है, कुछ भी आपको लगा कि भाई ये चीज बोल तो मैं फेमस हो जाऊंगा, मेरी रील वायरल हो जाए। अरे रील वायरल होने के लिए आप कंटेंट पे ध्यान दें, आप सही चीज बोले जिससे कि दर्शकों तक हमेशा सही चीज पहुंचे। और एक चीज आपने जो गुटखा बोला, उसके पैकेट पे ही अगर आप देखोगे तो वो कैंसर का फोटो बना रहता है बहुत सारे पे, तो लोगों को पता है कैंसर हो रहा है, फिर भी वो खा रहे हैं क्योंकि उन्हें सीवियरिटी नहीं पता। जी टैक्स मिल रहा है, दारू भी बुरी चीज है, गुटखा भी बुरी चीज है, आपको मैं टैक्स है तो लोग देते हैं, लोग खाते हैं, लोगों को पता है। लेकिन अगर खाते भी है तो थोड़ा सा उसको सही तरीके से खाएं भाई, क्योंकि एक जगह से दबा के रखोगे, इसको पीते रहोगे, आपका पाउच बनेगा, आप परेशान होंगे। अच्छा, इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये बहुत बड़ी बीमारी है, छोटे में हम इसको नहीं ले सकते, ये फैलती जल्दी है। दूसरा एक कारण तो हमारा गुटखा हो गया, दूसरा हमारा कारण है कि कई बार मुंह में वायरस रहते हैं, HPV वायरस रहता है जो इसको प्रेवेलेंट करता है। वेस्ट में ही ज्यादा प्रेवेलेंट है। वेस्ट में मतलब अगर ओरल कैंसर हो रहा है तो 80% वो HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से, और जो इंडिया में हो रहा है वो गुटखा की वजह से 80% है, 20% हमारे वायरस की वजह से। उल्टा रेशो है क्योंकि वहां पे लोग गुटखा नहीं खाते। स्मोकिंग, अल्कोहल भी इसका रीजन है क्योंकि वो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट करते हैं। मतलब अगर आप मतलब वो अगर आपका हो रहा है कैंसर तो बढ़ाएंगे सेल्स को। कैंसर क्या है, मुंह के अंदर के सेल्स ही आपके कन्वर्ट हो रहे हैं, वो तो बढ़ाएंगे, कंपेरेबल होगा। एक बहुत बट हाँ वही मैं बोलने वाली थी, एक कई बार हम लोग जो इग्नोर करते हैं, कोई गुटखा भी नहीं खा रहा, बाकी चीजें भी नहीं खा रहा, कई बार शार्पनेस आ जाती है थर्ड मोलर की वजह से। दांत कई लोगों के घिसे होते हैं जिनके शार्प होते हैं तो गाल कटने लगता है। तो कई एक ऐसे पेशेंट है जीभ भी बहुत कटने लगती है, इसको भी इग्नोर कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो नॉर्मल अगर ट्रॉमा हो रहा है, जैसे पेशेंट्स जो है इस चीज को ना बहुत इग्नोर करते हैं, और खासकर गुटखे, बहुत से पेशेंट गुटखे खाते छोड़ देते हैं। डॉक्टर 10 साल से छोड़ा हुआ है, अब मैंने बंद कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अब उन्हीं के दांत ना ज्यादा जल्दी, उन्होंने गुटखा खाया तो दांत जल्दी घिसे, अब वो शार्प हो गए। पहले के इफेक्ट बाद में पहले के इफेक्ट्स बाद में भी आते हैं। तो जो लोग गुटखा भी छोड़ रहे हैं उनको भी ये ध्यान रखना, कहीं पर भी अगर टूथ शार्प है तो वो शार्प ना रहे। मेरे 2 पेशेंट को जो है कैंसर हुआ है, और वो उनको समझाने के बावजूद उनको लगा डॉक्टर साहब पता नहीं क्या राय दे रहे हैं, वो गुस्सा होकर चले गए थे अंकल। और वो 3 महीने बाद जब लौट के आए, उनकी वाइफ लेकर आई, तो बेटा आपने सही राय दी थी और मैं बस हम डिसाइड नहीं कर पाए उस टाइम पर, पूरा ये हिस्सा कटा उनका, तो वो बहुत ही बुरा लगता है। तो शार्प टूथ एक बहुत बड़ा कारण है। कभी भी कुछ भी अगर हल्का तो कोई एक अल्सर जो खत्म नहीं हो रहा हो 3-4 दिन के अंदर, शार्प टूथ से जीभ कट रही हो, गाल कट रहा हो, ध्यान रखो। अरे अल्सर अगर कोई नॉन हीलिंग है, 3 हफ्ते तक चल रहा है, तो जरूर दिखाएं। और ये सारी अगर चीजें अगर शार्प टूथ की वजह से हो रही है तो जब प्रिवेंटिवल है तो आप टाइम से अगर दिखा लेंगे, तो वो दांत अगर बार बार कर रहा है तो एक्सट्रैक्ट हो सकता है, तो लोगों को पता नहीं चलता, इधर उधर घूमते रहते हैं और लेट तक रहते हैं, दवाई खाते रहते हैं। तो वो अगर कांस्टेंट कोई भी ट्रॉमा अगर मुंह में है तो वो सेल्स को एग्रीवेट करेगा और उसकी वजह से भी आपको कैंसर आराम से हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। तो ये टोबैको की जो परेशानी है, कहीं ना कहीं मैं जो अपनी रिसर्च से समझ पाया हूँ, ये भी वही अंग्रेजी शासनकाल पे जाती है। जिसकी जो हमारे डायबिटीज की बीमारी, हार्ट की बीमारी, चाय की बीमारी, ये सब बीमारियां हम कहीं ना कहीं उसी से जोड़ते हैं। तेल की बीमारी जो हमें आई थी, और मैंने कई गुटखा या गांव में जब मैं जाता हूँ या अपने लोगों से मिलता हूँ जो ये सब चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, उनसे सुना है कि उन्हें सेंसिटिविटी का एकदम खत्म हो जाती है, एकदम आभास ही नहीं होता कि गर्म है कि ठंडा है। चाय भी वो ऐसे ही पी जाते हैं, ठंडा पानी भी ऐसे ही पी जाते हैं। उसका क्या रीजन होता है, एक बार डॉक्टर गौरव लेंगे इसका आंसर। रीजन लोगों को चीजें अच्छी दिखती हैं, उसके बैड इफेक्ट्स नहीं दिखते हैं। तो अच्छी क्या है भाई, उनको मेरे पास जब पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब मैं गुटखा खा रहा हूँ, मेरा कीड़ा ही नहीं लगता। अच्छा, मेरे कीड़ा ही नहीं लगता तो मैं खुश हूँ।
तो कीड़ा क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि वो लगातार च्यूइंग चल रही है। आप समझिए, भाई गुटखा मुंह में डाल लिया, आप भैंस की तरह जुगाली कर रहे हो लगातार। अब जुगाली कर रहे हो तो आपका ऊपर का सरफेस ऑटोमेटिकली क्लीन हो रहा है, लेकिन साथ साथ उसके जो बैड इफेक्ट्स हैं वो आप नहीं देख रहे हो। भाई गुटखा खाना जर्नली जो शुरू होता है वो 18-20 साल की उम्र से, कॉलेज टाइम से ही शुरू हो जाता है। 90% जो यारी दोस्ती हमारी होती है वहीं से शुरू होता है। और पहले के पीछे चले जाए तो जब हम लोग चौपाल में बैठते थे, भाई किसी ने बीड़ी पकड़ा दी, किसी ने भाई थोड़ी सी चेनी केनी बना के दे दी, वहां से शुरू हुआ था। तो ऑटोमेटिकली जो ये चीजें हम लोग, उसके अच्छी चीज क्या है कि मेरे को सेंसिटिविटी नहीं हो रही, मेरे को और चीज नहीं हो रही, लेकिन बुरी चीज तो हम लोग देख ही नहीं रहे हैं। तो जिस दिन वो गुटखा छोड़ेगा उस दिन उसके दांतों में जो क्रैक्स आए हैं, जो उसके अंदर परेशानी है, वो तब उसको दिखती है, सारी निकल आएंगी। और जब वो नहीं भी छोड़ रहा है तो उसके टाइम पर आप और बीमारी साथ में लेके चल रहे हो। और सेंसिटिविटी के बारे में हम लोग बात करें तो दांत के अंदर सेंसिटिविटी 3 तरह की है, 4 तरह की, ठंडा, गर्म, मीठा और खट्टा। डॉक्टर साहब, मीठा सेंसिटिविटी, जैसे हम लोग कहते हैं मीठा हमारा कैविटीज से ज्यादा रिलेटेड है। जैसे कैविटीज होना स्टार्ट हुई तो आपको थोड़ा मीठा लगना शुरू हो जाएगा, जर्नलाइज अगर मैं बात करूं। फिर ठंडा सेंसिटिविटी, मीठा लगना मतलब मीठे से मीठा कोई, हाँ मीठा कोई चीज खा रहे हो तो उसके बाद हल्का सा पता चलेगा मीठा, पेशेंट आ गया कंप्लेन करे तो नॉर्मली जैसे कैविटीज थोड़ी डीप होने लग गई, जो आपके नेचुरल फीचर से वहाँ बैक्टीरिया ने थोड़ा इनामल का इरोजन कर दिया। तो इनामल पे बहुत ज्यादा हमें पता नहीं चलेगा क्योंकि इनामल हमारी जो है इनऑर्गेनिक है, ज्यादा उसमें सेंसेशन नहीं रहता है, आपको हल्का मीठा लगना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपको जो सेंसिटिविटी होगी ठंडे की ज्यादा शुरू होती है। तो ठंडे की कई लोगों को होती है और लोगों में भी अलग अलग है, कई लोगों में बिल्कुल ही सेंसिटिविटी मीठा ठंडा ऑलमोस्ट पैरेलल भी हो सकता है। किसी को सिर्फ ठंडा लगेगा, मीठा नहीं लगेगा, किसी को सिर्फ मीठा लग रहा है और वो डीप हो गया, कैविटी पता लगा। तो हर एक का बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, हर एक का टूथ स्ट्रक्चर अलग है, हर एक का पल्प जो है वो कितना हाइट पे है डेंटिन के अंदर वो अलग है, हर एक का सेंसेशन अलग है। तो हर पेशेंट के लिए चीजें वेरी करती हैं। तो हम लोग वही ना सेल्फ मेडिकेशन हमने पहले भी डिस्कस किया। तो लोग सेल्फ मेडिकेशन ना अपने, किसी को ठंडा लग रहा है उसकी हो सकता है आरसीटी होनी हो, किसी को ठंडा नहीं लग रहा और उसकी भी आरसीटी होनी हो। तो बेसिकली ट्रीटमेंट तो वो डेंटिस्ट ही डिसाइड कर पाएगा। सेल्फ मेडिकेशन करके अपने डाइनिंग टेबल पे या फ्रेंड सर्कल से डिस्कस करके हम लोग अपने लिए परेशानी बढ़ा लेते हैं। क्योंकि सेंसिटिविटी की भी कई रीजन है, एक दांत की वजह से सेंसिटिविटी है, सारे मुंह की वजह से सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं। मीठा, ठंडा, गरम और चौथा क्या था? गरम और खट्टा। खट्टे से भी, अच्छा खट्टे से भी अगर आप ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी रहे हो, नींबू पानी वगैरह पी रहे हो तो अंदर दांत की जो अंदर की सतह है वो इरोडेड हो जाती है, तो आपको खट्टी चीजें लगनी शुरू हो जाती हैं। तो सारी चीजों का अलग अलग रीजन, इरोजन बोलते हैं, बहुत बड़ा फैक्टर है। लोगों के दांत अंदर से एकदम स्मूथ हो जाएंगे, चिकने, और वो इतना बड़ा फैक्टर है कि जिसको एसिडिटी ज्यादा बनती है उसके अंदर की पूरी इनेमल चली जाती है बेचारी, और वो सेंसिटिविटी, उसको विकट सेंसिटिविटी होती है। हमारे पेशेंट्स हैं, एक केस हम लोगों ने किया था वेनियर का, एक टॉपिक है हम लोग डिस्कस करेंगे, स्माइल डिजाइन जिसको हम लोग बोलते हैं। उस पेशेंट में हम लोग सेंसिटिविटी खत्म करने के लिए हमारे को बड़ी मेहनत करनी पड़ी क्योंकि सारे इरोडेड दांत थे उनको एसिड रिफ्लेक्स भी बनता था, दांत घिस भी गए थे। एंड शी इज 45। आज वो अच्छा हंस रही है, लेकिन अच्छा हंसाने में कितनी मेहनत हो गई हमारी हमें समझ में आया। दो हम क्यूरियस, बट मैं अभी इसको स्किप करूंगा वरना आई थिंक ये पॉडकास्ट लंबा खिंच जाएगा। कि हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि मैं जानना चाह रहा था, जैसे कि हमने पॉडकास्ट जहाँ से स्टार्ट किया था कि माउथ इज द गेटवे टू ऑल द डिसीजेस ऑफ द बॉडी। तो जैसे जैसे मैं रिसर्च कर रहा था मुझे पता चला कहीं लोग कह रहे हैं कि हार्ट से भी बहुत, हार्ट प्रॉब्लम जो होती है उससे डायरेक्ट लिंक है, थायराइड से लिंक है, और कहीं ना कहीं जो स्ट्रोक या ब्रेन अटैक जिसे हम कहते हैं उससे भी कुछ लिंक है। तो प्लीज ये एक बार थोड़ा एलिब्रेट करिए कि कैसे कैसे बड़ी बड़ी हम लोग पहले सपोज हार्ट से, मैं हार्ट का बताती हूँ। मैं पहले हार्ट का हम शुरू करते हैं। हार्ट पे तो रिसर्च प्रूवन है कि जैसे जो मुंह के अंदर बैक्टीरिया, अगर आप जैसे अपनी हाइजीन मेंटेन नहीं रखते और आपके मुंह में प्रोसेसेस हैं, ब्रिज लगे हुए हैं जिसके नीचे खाना जम रहा है, या फिर आप नेचुरली आपके जैसे डॉक्टर गौरव ने बताया सल्कस है जो डीप हो गया, पेरियोडोंटाइटिस हो गई, जिंजिवाइटिस, गम्स डिजीज जो होती है, तो गम की आप हाइजीन नहीं रखते। मतलब कभी ऐसे भी पेशेंट आते हैं जिंदगी में कभी क्लीनिंग नहीं करवाई उन्होंने, और कई लोग ब्रशिंग प्रॉपर नहीं करते, तो उनकी में हार्ट अटैक में जैसे रिसर्चेस में ये पाया गया है कि जो क्लॉग्ड आर्टरीज होती हैं, मतलब हार्ट अटैक क्यों होता है, आर्टरी आपकी जाम हो गई, वहां पे एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ, मतलब स्क्लेरोसिस, आर्टरी की जो वॉल है वो रफ हो गई और उसमें जमना शुरू हो गया। तो जम काफी टाइम से रहा होता है, ब्लॉकेज नॉर्मल लोगों के भी होते हैं, कम होता है हमें पता नहीं चलता, जब वो बढ़ता है 90-100% पे पहुंचा तब हमें पता चलता है। तो रिसर्च में ये पाया गया जो उसके अंदर बैक्टीरियाज हैं वो ओरल बैक्टीरिया और वो सेम है, और 70% जो बैक्टीरिया है वो सेम पाया गया जो मुंह के अंदर बैक्टीरिया। We'll share the data और वो आप प्लीज लगाइए इसमें। ये तो प्रूवन है कि वहां से ये नहीं है, लेकिन इट इज अ रिस्क फैक्टर
हो सकता है वो पेशेंट स्मोकिंग भी करता हो और उसके बैक्टीरिया भी ये हो, तो प्ले सम रोल, Play, yes. कितना करेगा, जैसे- किस extent पे a करेगा? very crucial Crucial role. role. Yes. It's not play a role. It plays a very crucial role. अगर अब हम लोग डायबिटीज को भी ले लेते हैं, हाँ। अब मैडम जैसे हार्ट के बारे में बात कर रहे थे, डायबिटीज वाले पेशेंट जिसको सपोज डायबिटीज हो गई है, पहले तो हम यहाँ पे बात करते हैं, किसी को डायबिटीज हो गई है, ठीक तो है। डायबिटीज में सबसे पहले बीमारी कहाँ तक जाती है? दो जगह मेन अटैक करती है डायबिटीज। हमारा एक पॉडकास्ट में हम लोगों ने शूट भी करा, तो वहां पे डायबिटीज दो जगह अफेक्ट कर रही है। पहला मसूड़ा, पेरिडोंटाइटिस, जिंजिवाइटिस के बाद एक डिजीज आएगी पेरिडोंटाइटिस, मतलब मसूड़े की और हड्डी की बीमारी। मतलब जैसे दूसरा, पायरिया कह देते हैं, केराटोकंजक्टिवाइटिस बोलते हैं डॉक्टर साहब, हमारे आंख की बीमारी। तो बेसिकली जो डायबिटिक पेशेंट हैं, डायबिटोलॉजिस्ट भी उनको ये सलाह देते हैं कि अपने डेंटिस्ट से अपनी ओरल हाइजीन पे आप ध्यान दें। हम लोग ऑलमोस्ट हर दूसरा तीसरा इंसान आज के लिए डायबिटीज वाला है। कितने डायबिटीज वाले पेशेंट आकर अपने डायबिटोलॉजिस्ट की बात को सुनते हैं और डेंटिस्ट से कंसल्ट करते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी ओरल हाइजीन को मेंटेन कर लीजिए। अच्छा, ये सारी चीजें रिलेटेड है। जैसे डॉक्टर गौरव ने कहा डायबिटीज, अगर हम अपनी डायबिटीज मेंटेन कर लेते हैं तो हमारे मसूड़ों की हेल्थ बेटर है। ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। अगर हम अपने मसूड़ों को मेंटेन रखते हैं, क्लीनिंग प्रॉपर करते हैं, अगर ओरल हाइजीन मेंटेन रखते हैं, डेंटिस्ट को प्रॉपर दिखाते हैं, तो हमारा ग्लाइसेमिक ग्लूकोज कंट्रोल नॉर्मल हो जाएगा। तो ग्लूकोज कंट्रोल नॉर्मल हो जाएगा, तो ये एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं। प्लस हार्ट भी इसके साथ रिलेटेड है। जो डायबिटिक पेशेंट है उसमें हार्ट हेल्थ खराब होती है, मतलब डायबिटिक पेशेंट में 2x टाइम ज्यादा चांसेस हैं हार्ट अटैक आने के। तो ये नहीं, एक दूसरे से सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो जो स्मोकर है सब में हार्ट अटैक नहीं आएगा। सिमिलरली अगर मुंह की ओरल हाइजीन खराब है, लेकिन चांसेस तो आपके बढ़ रहे हैं, 2 टाइम आपके चांसेस। भैया आप रोज बाइक तेज चलाओगे बिना हेलमेट के, प्रभु एक दिन तक प्रभु कह रहे हैं कि भाई मैं इसको आज एक्सीडेंट नहीं होने दूंगा, आज नहीं होने दूंगा, आज नहीं होने दूंगा। एक दिन तो प्रभु भी कहेंगे कि भाई ये तो सुधर ही नहीं रहा यार, मतलब समझ नहीं पता। और जैसे पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन से सारी चीजें रिलेटेड है, हम लोग बीमार हो रहे हैं लेकिन हमें अभी नहीं दिख रहा है। तो सेम अगर हम ओरल हाइजीन बहुत टाइम तक खराब रखते हैं तो उससे क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं। जैसे बैक्टीरिया है तो बॉडी अब उसको रोकने का काम कोशिश करेगी, तो उससे बहुत सारे टॉक्सिन्स रिलीज होंगे जिसके अगेंस्ट हमारी बॉडी फाइट करेगी। तो जो बॉडी रिलीज करती है वो सारे हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। कई एक चीज से बैक्टीरिया डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में चला गया आपकी, जब बहुत टाइम तक आपके गम डिसीज, जो डॉक्टर साहब ने बताया पेरिडोंटाइटिस रही, तो जब बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में चला गया वो डायरेक्ट बीमारियां करेगा। दूसरा आपका टॉपिक हो गया कि वो जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज कर रहा है, जो उसके अंदर से बॉडी में जा रहा है, वो आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट काम करे तो वो ज्यादा दिक्कत करता है, वो ज्यादा दिक्कत करेगी। तो वो बहुत सारी बीमारियां बैक्टीरिया, पी जिंजिवालिस, अब मैं अभी और बहुत सारे नाम है, लेकिन वो डराने के लिए नहीं है। मुझे भी जब मैं पढ़ रहा था यहाँ पर आने के लिए आपसे पहले, तो मैंने बहुत सारे जब मैंने आर्टिकल्स पढ़े तो मुझे भी पढ़ के एकदम से ऐसा लग गया, मैं कहा बाप रे, मैं कहा वो 15 साल पहले 18 साल पहले बुक्स पढ़ी थी ना, दोबारा से वो सारा ब्रशअप हुआ। तो इतने सारे बैक्टीरिया, देयर आर 600 स्पीशीज इन माउथ, 600 स्पीशीज हैं। अब वो 600 में से सारे अच्छे भी हैं और कुछ बुरे भी हैं। मतलब इतना ब्रॉड टॉपिक है। अगर ओरल हेल्थ को हम रिलेट करें, मैं थोड़ा सा जिस्ट बताना चाहूंगी। डॉक्टर साहब ने पी जिंजिवालिस बोला तो आप स्ट्रोक की बात कर रहे थे, अल्जाइमर्स भी इससे रिलेटेड है। स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ भी आई थिंक। हाँ, पहले हम इसकी स्ट्रोक और इसकी बात कर लें। जैसे ये सारे जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं, ये सारे आपके मुंह के जो बैक्टीरिया हैं, ये भी कई बार मीडिएट कर सकते हैं। ये रिसर्चेस में है, देयर इज अ लिंक। और सेम अल्जाइमर जो पी जिंजिवालिस डॉक्टर गौरव ने कहा, तो पी जिंजिवालिस जिंजीपिन्स रिलीज करता है। जिंजीपेन नाम का सब्सटेंस है जो कि ऊपर मीडिएट करता है, जो कि अल्जाइमर डिजीज को बढ़ाता है और डिमेंशिया, भूलने लगते हैं लोग एज के साथ। तो अल्जाइमर्स में क्या है, अल्जाइमर है पेशेंट को, फिर वो ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करेगा जैसे डायबिटीज में हो रहा है। तो ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करेगा तो वो और बढ़ेगी बीमारी। तो अगर आप अपनी खाली ओरल हाइजीन को ही मेंटेन कर सकते हैं, मतलब मसूड़ों को, खाली दांत नहीं, अगर मसूड़ों को मेंटेन करेंगे तो एक तो कैविटीज कम लगेंगी, प्लस आपकी ये सारी बीमारियां बच रही हैं आपकी। प्लस आपने इसमें एक पॉइंट बोला कि मेंटल और डेंटल हेल्थ, मतलब मेंटल स्ट्रेस से कैसे रिलेटेड है। तो अगर मेंटल स्ट्रेस से अगर हम लोग बात करें तो मेंटल तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है। और इस टॉपिक पे यहाँ पे आज की डेट में हिंदुस्तान में लोग मेंटल अगर आप बात करने लग जाओ तो बोला जाता है कि ये पागल है। और ये चीज मैं फिर जो है लोगों को यही बोलना चाहूंगा, आज की डेट में मेरे पास जैसे बच्चे आते, कोई छोटा सा बच्चा जिसको ना छोटी सी हल्की सी बीमारी ऑटिस्टिक है, तो इतना बुरा समाज है हमारा कि उस ऑटिस्टिक बच्चे को भी ना पागल घोषित कर दिया जाता है। और बुरा लगता है वो देखकर, क्योंकि थोड़ा सा कमी है। जिस बच्चे का व्यवस्था अच्छी नहीं है, उसका कहीं ना कहीं पे प्रभु ने उसको कोई चीज अगर गलत दे दी है तो गलत नहीं है, उसको भगवान ने कुछ छीना है तो भगवान ने उसको 4 चीजें ताकत ऐसी दी है कि जो आप पे भी नहीं होंगी। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई कोई भी मेंटल हेल्थ के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करते। हर
घर के अंदर अगर स्ट्रेस है तो वो किसी भी वजह से है। बहुत सारे मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ, भाई हर घर में लड़ाइयाँ हैं, हर घर में अच्छाइयाँ भी हैं, सब कुछ परिवार ऐसे ही चल रहे हैं। तो मेंटल स्ट्रेस तो एक बहुत बड़ा कारण है। पति पत्नी आपस में कहीं ना कहीं पर अगर जो है झगड़ रहे हैं तो वो कभी कभी ना खूबसूरती के लिए जो है, अब ये टॉपिक पे अगर मैं डिस्कस करूं, सपोज अगर एक हस्बैंड वाइफ है, दोनों में से कोई भी मेल फीमेल में ना किसी की खूबसूरती ना कहीं पर भी जो है कम है, एक दूसरे में लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो पेशेंट आते हैं हमारे पास और वो ये बोलते हैं कि डॉक्टर साहब स्माइल सही करो। और स्माइल सही करो जब शादी हो गई, बच्चे हैं और परेशान पेशेंट आता है ना, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, वो उसका मेंटल स्ट्रेस का लेवल अभी हाई है। सिर्फ किस वजह से? इस वजह से। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर हो गया। एग्जैक्टली। तो वो साइकोलॉजिकल भी है, उसके अलावा जैसे अगर आप स्ट्रेस में हैं, वर्क स्ट्रेस से, तो आपका सलाइवा कम बनना शुरू हो जाता है। वर्क स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है। तो उससे आपका एनवायरनमेंट एसिडिक हो जाता है। तो मुंह का एनवायरनमेंट एसिडिक होगा तो बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ेगी, तो अपने आप आपकी कैविटीज और डेंटल चीजें बढ़ जाएंगी। स्ट्रेस इंड्यूस्ड माउथ प्रॉब्लम या ओरल प्रॉब्लम हो गई एक तरीके, ऐसा भी कुछ होता है कि ओरल प्रॉब्लम्स हमें कुछ हो गई है, उससे हमें स्ट्रेस इंड्यूस उससे भी होगा, क्योंकि मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया है वो आपकी गट को अफेक्ट करते हैं। गट हमारा सेकंड ब्रेन है। तो जैसे अगर आप कुछ भी खा रहे हो, एक तो अगर प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा, उससे आपके जो मीडिएटर है, आपको हैप्पी हार्मोन एक होता है जो हमारे गट में, ऐसे मान लीजिए 80% सिक्रीशन है उसका, तो आपके जो खुश रहने का कारण है वो गट है। अगर आपका गट ही ठीक नहीं है, अगर आपके दांत ठीक नहीं है, चीज तो आयुर्वेद नहीं, साइंटिफिक रिसर्च है, साइंटिफिक रिसर्च है। गट इज योर सेकंड ब्रेन। ओके, मतलब अगर आपका गट ठीक नहीं है तो आपका ब्रेन ठीक नहीं है। ब्रेन स्ट्रेस में आ जाएगा। जैसे गट आपका भी आपको स्ट्रेस होता है तो पेट में गुड़गुड़ होने लगती है, किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, वो यही है। तो ये जो आपका पेट सही नहीं है तो आपके गट पे सिग्नल जाएगा, गट में स्ट्रेस बढ़ेगा, गट में मतलब सॉरी ब्रेन में स्ट्रेस बढ़ेगा, तो माइंड में स्ट्रेस बढ़ेगा, वो गट को सिग्नल देगा। तो वो दोनों एक्सेस रिलेटेड है, ब्रेन गट एक्सेस कहते हैं उसको। इट इज इंटर रिलेटेड। और ये सारा मुंह से भी रिलेटेड है। मुंह में जब बैक्टीरिया ज्यादा होंगे तो भी आपकी गट हेल्थ इफेक्ट होगी। और जो मैंने दांत और आंत की बात करी थी, तो डेंटल से सारी चीजें आपकी गट में बढ़ेंगी। अब जैसे प्रेगनेंसी में आपका जो जिंजाइवल हेल्थ है वो अफेक्ट हो जाता है, बिकॉज एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स आपके निकलते हैं वो मसूड़ों को सुझा देते हैं। तो सारे हार्मोन से आपके गम्स रिलेटेड है, प्लस आपके गट से आपके दांत जुड़े हुए हैं, और दांत गट से आपका ब्रेन जुड़ा हुआ है। गट में भी बैक्टीरियाज है, मुंह में भी बैक्टीरियाज है। यहाँ का बैलेंस चेंज होगा, यहाँ का बैलेंस चेंज होगा, और आपके माइंड का बैलेंस चेंज होगा। तो जो आजकल हम स्ट्रेसफुल रहने लगे, आधे लोग का आप पूछेंगे तो गट ठीक नहीं रहता, तो माइंड ठीक रहेगा ही नहीं। तो सबसे पहले I just treated a patient hardly 6 months back, I think. उसने सिर्फ मुझे इतना बोला कि सर मैं सिस्टम पे बैठ के ना ऐसे करता रहता हूँ दांत। अच्छा। और वो उसने, और उसको हम लोगों ने फिर एक अप्लायंस दिया है स्प्रे, और वो ही इज फाइन नाउ। क्योंकि फिर वही चीज, मेंटल स्ट्रेस, ऑफिस का स्ट्रेस रहा, आजकल वर्क फ्रॉम होम हो गया है, ज्यादा काम करवा रहे हैं लोगों से, घर पे बिठा के। एक तो टाइम बच रहा है उनका आने जाने का, सुबह कंप्यूटर खुलवा के बिठा देते, भैया बैठ जाओ। तो कहीं ना कहीं पे लोग परेशान भी हो रहे हैं ना इससे। अब वो हाइब्रिड भी चालू हो गया है, तो वो पूरे दिन सिस्टम पे बैठा रहता था और दांत को ना सिर्फ ट्रिम करता रहता था। सारे दांतों में इसकी सेंसिटिविटी हो गई, और सारे दांतों के अंदर सेंसिटिविटी हुई, परेशान हुआ, और इसके TMJ तक की प्रॉब्लम आ गई है। तो अब जाके वो ठीक है 6 महीने में, लेकिन स्ट्रेस कहीं ना कहीं पर दांत को गड़बड़ कर रहा है। और दांत पे डॉक्टर साहब ने बताई थी आपकी जो हमारा सब चीज मतलब इंटरलिंक्ड है। मतलब दांत शरीर से अलग नहीं है। मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगी, लोगों को लगता है दांत का डॉक्टर है, बस दांत का करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे सिस्टम से रिलेटेड है आपके। जैसे गेटवे ऑफ, आपने बोला माउथ इज अ गेटवे ऑफ अदर डिजीजेस, सो दैट इज ट्रू। हर डिजीज का आपका मुंह में जो कई बार अल्सर्स होते हैं, सबका रिफ्लेक्शन, अब इतना ब्रॉड टॉपिक है, मैं 1 घंटे में नहीं बता सकती, तो सब रिलेटेड है। मतलब ये समझिए, दांत का आप ध्यान रख रहे हैं तो आप अपने शरीर का पूरा ध्यान रख रहे हैं। आप शरीर के लिए काम कर रहे हैं, और शरीर ठीक है तो दांत भी कर रहे हैं। बॉडी का स्टार्टिंग पॉइंट माउथ से ही है। टीथ और वो सही नहीं रख पा रहे हैं। The most important part of a body and the most neglected part of a body is oral. अब लोग कई बार 70 साल पे 60 साल पे सोचते हैं हम दांत लगवा के क्या करें। लेकिन ये सारा आपका जो मैंने गट की बात की, जब गट ही सही नहीं है तो शरीर ही सही नहीं, तो पैसे का क्या करेंगे आप? भोजन के लिए तो पैसा है मेन, जो हमारा जो हमने कमाना शुरू किया था भोजन के लिए किया था, और हम ही लोग बस इंसान भोजन के लिए काम करता है। तो अगर आप तो अगर आप भोजन ही नहीं चबा पा रहे तो किसी भी चीज का क्या रोल है? वो सारी तो स्ट्रेस और लाइफस्टाइल के ऊपर हमने ऑलरेडी बात करी, इसमें काफी कुछ। तो एक जो हमारी आफ्टर हैबिट्स होती है, नॉट आफ्टर हैबिट्स, जो सबकॉन्शियस चीजें होती है, जैसे स्नोरिंग एक ऐसी चीज है,
उसका भी मैं कहीं पढ़ रहा था कि वो भी हमारी ओरल हेल्थ से रिलेटेड होती है। तो ऐसी जो सबकॉन्शियस चीजें होती हैं उसमें क्या क्या आता है, स्नोरिंग जैसा कुछ, इसको और मैं थोड़ा सा स्नोरिंग को कैसे इफेक्ट इसको करता है? थोड़ा सा 2 लाइन में बताऊंगी। जैसे स्नोरिंग है, अब जैसे पेशेंट खराटे लेना भाई साहब, मियाँ बीवी भी ना तलाक हो गए खराटों के ऊपर लोगों के। बिल्कुल होता और ये तलाक जो है ना, ये ऐसे ही नहीं है। इसके लिए उनको लगता है कि डेंटिस्ट क्या करेगा बेचारा। अरे प्रभु, डेंटिस्ट का ही काम है स्नोरिंग रोकना। ओके। और ये चीज जो है, इसको इस तरीके से समझें कि देयर इज अ लेक्चर आई वाज अटेंडेड ऑलमोस्ट 6-7 मंथ बैक। मैं उन डॉक्टर साहब का लेक्चर सुन के, मेरे को सुनना नहीं था, बस टाइम नहीं था उस दिन। हम लोग लंच करके निकल रहे थे, और वो लंच करते करते निकलते एकदम से जैसे लेक्चर शुरू हुआ तो 5-7 मिनट हम लोग बैठ गए। 1.5 घंटे का लेक्चर था, मेरे को 1.5 घंटा कब निकल गया पता नहीं लगा। ही इज ओनली फोकसिंग ऑन दैट थिंग ओनली वर्ल्ड वाइड। तो उनका तो ऑटोमेटिकली स्नोरिंग जो है बहुत बड़ा टॉपिक है। और जो तलाक हो रहे हैं वो सिर्फ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो है पता नहीं लगता है। चलो ये तो बहुत बड़ी चीज है स्नोरिंग की, जैसे डॉक्टर साहब ने बोली। पर अगर हम बेसिक पे भी बात करें, जैसे अगर 100 लोग खराटे ले रहे हैं तो 50 में एक तरह की डिजीज है, 50 के नॉर्मल है। डिजीज तो ये एक तरह की बीमारी है। अगर आप खराटे जोर जोर से ले रहे हैं तो ये आपका एयरवे, खराटे लेने का कारण है कि एयरवे आपका कम हो रहा है। जैसे आप लेटते हैं तो सॉफ्ट टिश्यू आपके रिलैक्स हो जाते हैं, जैसे जीभ पीछे चली जाती आप है। सोएंगे तो जब ऑटोमेटिकली बॉडी का क्या रोल है, आप सो रहे हैं तो आप लेट के सोते हैं तो टंग आपकी ऊपर चली जाती है, तो आप सिर्फ नाक से सांस लेते हैं उस टाइम पर। जो लोग मुंह से सांस ले रहे हैं, तो जब आप मुंह से सांस लेते हैं तो मुंह से सांस में टंग आपके ऊपर है, बार बार सांस अंदर जाएगी बार तो हमारा एयरवे छोटा हो जाएगा। अगर आप ज्यादा सांस नाक से ना लेके मुंह से लेंगे तो टंग कोशिश करेगी पीछे जाने की, तो हमारी एयरवे को बंद करेगी, तो जबाड़ा क्या करेगा, उसको आगे लेके आएगा। और ये सोते सोते रिफ्लेक्स हो रहा है, मतलब ये हमारी आपको बॉडी बता रही है। पता भी नहीं है, जबाड़ा आगे आएगा आपका ऑटोमेटिकली। अच्छा। तो वो चीज जब वो आगे आ रहा है तो दांत वो घिसने लगेंगे अपने आप, आपको वो चीज दिखेगी भी नहीं। वक्त बहुत स्लो है, बहुत स्लो प्रोसेस है। तो जो स्नोरिंग है वो हेल्थ प्रॉब्लम भी ला रही है और डेंटल भी। हेल्थ में जैसे अगर आप लॉन्ग टर्म जो स्टडीज हैं, अगर आप 10 साल तक खर्राटे ले रहे हैं, जो कि एक डिजीज होती है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, मतलब सोने में आपकी कुछ टाइम के लिए ऑक्सीजन जाना बंद हो जा रहा है ब्रेन में, तो एकदम आप जग जाओगे। मुंह खोल के बॉडी आपको बता देगी सांस नहीं ले रहे। तो बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सांस। हम क्या कहते हैं, जब तक सांस चलेगी तब तक जिंदा रहेंगे। तो जैसे सांस रुक रही है तो आप जग जाओगे। तो ऐसे जगोगे तो काम करना है ना। तो अगर आप 3-4 बार जग रहे हो डीप स्लीप में तो आप टायर्ड रहोगे, फटीग रहेगा, बाकी सारी चीजें रहेंगी। हार्ट कैसे जाता है, हार्ट पे तो एक तो ये बीमारी बढ़ गया आपका फिर दोबारा से। प्लस डॉक्टर गौरव ने जो बताया, दांत जब आगे ले आओगे तो दांत किटकिटाते हैं, तो ब्रक्सिस्मस हैबिट को कहते हैं। तो इससे दांत घिसेंगे, इरोजन्स होंगे, आपके दांतों में सेंसिटिविटी रहेगी। पेशेंट जैसे अभी मेरे पास एक पेशेंट है, वो कंप्लेन कर रही थी, 4 डेंटिस्ट को मैं दिखा चुकी हूँ, मेरे दांतों में मोबिलिटी है और मेरे दांत घिस रहे हैं। मोबिलिटी मतलब हिल रहे हैं आगे के दांत, और हल्का हल्का दर्द रहता है और कोई कैविटी नहीं, कुछ नहीं था। मैंने उसको बस ये पूछा, आप खराटे लेते हो? तो मैंने उसका हस्बैंड हंसने लग गया और उसने बोला कि बहुत लेती हैं ये। तो फीमेल्स ऐसा नहीं, फीमेल बताना नहीं चाहते लोग इसको, थोड़ा सा ये भी फील करते हैं, लोग तो शायद थोड़ा छुपाते हैं। इसका भी इलाज है, आप स्लीप साइकिल स्टडी कराइए, आपका एयरवे एनालिसिस हो जाएगा और उसके बाद एक्सरे होता है प्रॉपर, एयरवे एनालिसिस कराइए। अगर आप ज्यादा खराटे लेते हैं तो कोई भी कपल, अगर किसी का भी पार्टनर अगर खराटे ले रहा है तो इसको सीरियस ले, हेल्थ के लिए भी सीरियस ले और वैसे भी और डेंटिस्ट को दिखा के इससे इट इज अ साइन, इट्स अ साइन। देयर आर रिसर्च, इफ यू रीड सब रिसर्च, वो है कि इससे आपको हार्ट हेल्थ पे असर पड़ता है। हार्ट अटैक आ सकता है 10 साल बाद अगर आप ले रहे हैं। ये चीजें इतना सीवियरली मतलब ये तो 2x बढ़ा देता है आपका। भाई पुराने लोगों ने घी खाया हुआ है जी, इसलिए उन्होंने खूब खराटे भी ले लिए, ना तलाक हुआ है आज से 50 साल पे। अब तो चीजें सब हो रही हैं, अब घी भी बेकार मिल रहा है, खाना भी बेकार मिल रहा है, तो कुछ भी करके शरीर तो बचाना है ना। तो शरीर बचाने के लिए जो बेस्ट कर सकते हैं हम लोग, हमें वो करना है, चाहे वो खाने की फॉर्म में हो, चाहे वो अपनी शरीर को देखभाल की फॉर्म में हो। अब हर एक को पता है भाई थोड़ा सा 10 मिनट चलना है, आधे घंटे पैदल चलना है, तो लोग चल रहे हैं, लोग कोशिश कर रहे हैं। भाई थोड़ा तो अवेयरनेस आया कोविड के बाद, तो जो थोड़ा अवेयरनेस है तो वो थोड़ा अवेयरनेस हमारे डेंटिस्ट में भी आना चाहिए, जिससे कि हम अच्छी लाइफस्टाइल जीवन में जी सके। और एक लाइन में बस मैं ये बोलूंगी, जैसे हमने स्ट्रेस का डिस्कस किया था, तो आप बोले थे तो स्ट्रेस की वजह से भी लोग दांत किटकिटाते हैं। जो डॉक्टर गौरव ने बोला, जो IT पर्सन होते हैं, स्ट्रेस में अजीब अजीब हैबिट, पैरा फंक्शन हैबिट होते हैं, कई लोगों की होती है, तो डेवलप कर लेते हैं। तो वो भी दांतों में, क्योंकि आप एक्सेसिव यूज कर रहे हो दांत को, जैसे टबैको खा रहे हैं, डॉक्टर गौरव ने जब कहा तो टबैको खा रहे हो तो आप ज्यादा यूज कर रहे हो। तो दांत बस खाने के लिए बने हैं कि खाने के टाइम आपको यूज करना है, बार बार उनको घिसना नहीं है। तो वो अगर घिसोगे तो आपके TMJ जॉइंट पे फर्क आएगा, यहाँ पेन होने लगते हैं, कई लोग नेक पेन के साथ आते
हैं, तो ये सारे उसके एक तरह से साइड इफेक्ट्स हैं। सर्वाइकल, माइग्रेन, सब दांतों से रिलेटेड हिप है। जॉइंट तक का एक, अगर कहीं पर गलत भी फिलिंग या गलत कोई सिस्टम, अगर एक, अच्छा मेरे को एक चीज याद आ गई और डॉक्टर साहब इसको ऐड करेंगी, लोग दांत निकलवा देते हैं। जैसे सपोज छठे नंबर का दांत, हमारा फर्स्ट मोलर आता है 6 से 7 साल की उम्र में, ठीक है, और सबसे ज्यादा जो खराब होने वाला दांत है वो 6 है, छठे नंबर का दांत, फर्स्ट मोलर। क्यों? बचपन में आ गया, जब बच्चा 7 साल का होता है, ब्रश करना आता नहीं है, माँ बाप सिखाते नहीं है, तो अल्टीमेटली जब आप बता रहे हो तो छठे नंबर के दांत पे सबसे पहले कीड़ा लगता है। 10-10 साल के बच्चे, 12-12 साल के बच्चे मेरे पास आते हैं, आरसीटी करनी पड़ती है, कैविटी इतनी बढ़ा के ले आते हैं, डॉक्टर साहब ये परमानेंट दांत है। ओह, तो अब वो दांत खराब हो गया। ऐसे भी पेशेंट देखे हैं कि दांत, आज मैं 40 साल का पेशेंट देख रहा हूं, और 40 साल का दांत ना, आज से 20 साल पहले जो है दांत निकला हुआ है, 25 साल पहले दांत निकला हुआ है। तो जो 25 साल पहले दांत निकला हुआ, लगवाया नहीं, तो नहीं लगवाने की वजह से पीछे वाले दोनों दांत टेढ़े हो गए। जो दांत 12 साल की उम्र में आया, हम लोगों ने जब दांत निकल गया है ना, 6 मोलर पे परमानेंट फर्स्ट मोलर आपने निकलवा दिया, और 40 साल का पेशेंट जो मेरे पास आया है आज की डेट में, उसे 20 साल से दांत नहीं लगवा रखा। क्यों नहीं लगवा रखा? क्योंकि उसको उसकी जरूरत नहीं थी। अच्छा। कि डॉक्टर साहब क्या जरूरत है, खाना तो चल ही रहा है। अब खाना तो चल रहा है, लेकिन जो पीछे का 12 साल की उम्र में एक दांत निकला सेकंड मोलर, और 18 साल में निकला आपका थर्ड मोलर, बेचारे दोनों को जगह मिल गई, दोनों यूं लटक गए आगे। अच्छा, अब जब वो लटक गए तो आगे वाला स्पेस हो गया बंद। उसको तो फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि रोटी चल रही थी, जवान शरीर है जी, खूब अच्छे से खाओ और पचा भी लोगे, पेट भी मजबूत है। जब आप 40 साल के बाद, अब वो जो टेढ़ा दांत हुआ है, तो उससे आपका ऑक्लूजन बिगड़ गया पूरा, और वो जो ऑक्लूजन बिगड़ा है, उस ऑक्लूजन से आपका टीएमजे बिगड़ा। ऑक्लूजन मतलब जहाँ पे आपकी बाइट मिलती है, अच्छा, जो प्रॉपर बाइट मिलती है, जैसे प्रॉपर बाइट मिलनी चाहिए, वो ऑक्लूजन बिगड़ा, आपका टीएमजे गड़बड़ हुआ, टीएमजे गड़बड़ हुआ, आपको सर्वाइकल, माइग्रेन, क्या क्या बीमारियां आज की डेट में दांत से जुड़ी हुई हैं। अगर इसको मैं अगली बार एक और आप दोबारा इनवाइट कर लेना, हम तो एक सेशंस के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो एक दांत ना लगवाने से भी, या हटवाने से या निकलवा दिया आपने और उसको आपने लगवाया नहीं, रिप्लेस नहीं करवाया, तो रिप्लेस होना चाहिए। तो जब भी आप दांत निकलवाएं तो हमेशा वो रिप्लेस होना है। किस तरीके से होना है, कैसे होना है, अलग अलग उसका बहुत बड़ा टॉपिक है, तो वो अपने डेंटिस्ट से पूछे और उसको तुरंत रिप्लेस इसमें बस मैं एक लाइन और ऐड करूंगी। जैसे सबसे पहले जब स्टार्टिंग की थी, आपने बोला था इग्नोर करते हैं लोग, तो ये तो एक दांत की बात हो गई। एक दांत तो जब मिसिंग है तो बहुत सारे लोग ऐसे ही खाना खाते रहते हैं कि क्या फर्क पड़ रहा है। लोग एक साइड से भी खाना खाते रहते हैं, हमारे इम्प्लांट तोड़ के ले आइए। और बहुत सारे नॉर्मल भी दांत होते हैं कि एक साइड से खाना चल तो रहा है, तो एक टांग पे आप नहीं चलेंगे, एक हाथ कट जाएगा तो मैं अपने पेशेंट को कहता हूँ, आप 5 मिनट बिना हाथ लगाए, 10 मिनट बिना हाथ लगाए खड़ा होकर दिखा दो एक पंजे के ऊपर, पूरा ट्रीटमेंट फ्री, तो वो कोई कर दे। एक साइड से खा के जॉब भी टेढ़ा कर लेते हैं, लेकिन कुछ ही लोग 1000 में एक ही कर पाएगा। जब भगवान ने 2 टांग दिए हैं, 2 हाथ दिए हैं, 2 आंख दिए हैं, भगवान ने 32 दांत खाने के लिए दिए हैं जी। ये नहीं कि एक साइड में दर्द होगा, तो अब मैं पिछले 3 साल से इधर से खा रही हूँ जी, इधर से खा रहा हूँ, और लोग करते हैं। और एक साइड से यंग पेशेंट खाते हैं, दर्द की वजह से आप 2 साल से नहीं दिखा रहे हो, और उतना उनके मुंह में कैलकुलस और ओरल हाइजीन इतनी पुअर होगी। बिकॉज मैं उनसे ये पूछती हूँ, कब से नहीं खा रहे आप इस साइड से? 2 साल हो गए मैडम। तो 2 साल से वो इतना गंदगी जो जमा होती है, क्योंकि जब आप यूज नहीं करोगे दांत को, वहां जमेगा, तो वो अपने आप ही हमें पता चल जाता है, तो खा नहीं रहे होते। तो ये सारी चीजें मतलब बहुत कॉमन है, और पढ़े लिखे पेशेंट्स में मैं बता रही हूँ, जो अवेयर आईटी प्रोफेशनल्स हैं, वो भी 2-2 साल नहीं दिखाते। नेग्लेक्ट है ये हमारे सोसाइटी में, तो वो नेग्लेक्ट बहुत कॉमन है। तो वो बस एक अवेयरनेस आ जाए लोगों को, तो वो दिखाएं। ठीक है, अब हम लास्ट सेगमेंट पे आते हैं इस पॉडकास्ट के, कि अब मॉडर्न डेंटिस्ट्री में क्या क्या चीजें हैं जो हम करते हैं, जो मैंने आपसे भी सुनी और भी जगह से सुनी है, जिसमें स्माइल मेकओवर, इम्प्लांट, ऐसी नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रेसेस और अलाइनर्स। ये क्या क्या डिफरेंस है इनमें, और ये क्या होते हैं? ब्रेसेस कब लगते हैं और अलाइनर्स कब लगते हैं? ब्रेसेस की अगर हम बात करेंगे तो ब्रेसेस जैसे बहुत टाइम से चल रही है, मैंने भी जैसे डॉक्टर गौरव ने कहा था ब्रेसेस का इलाज करा रहा है। ब्रेसेस क्या मतलब फिक्स ब्रैकेट्स हम मुंह में लगा देते हैं, जिससे हम टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा कर सकते हैं। लेमन टर्म में बात करें, इसमें बहुत सारे टाइप के ब्रेसेस आते हैं जिससे दांत आपके अंदर हो जाते हैं, लेकिन इसमें आपको पहनना पड़ता है, मतलब दांतों में लगेगा और एस्थेटिक फैक्टर हो जाता है। जब आप स्माइल करेंगे तो मेटेलिक स्माइल दिखेगी, या व्हाइट कलर के आते हैं तो वो भी दिखेंगे। तो अलाइनर्स के बारे में डॉक्टर गौरव बताएंगे कि अलाइनर्स में अब क्या डिफरेंस आ गया, मतलब जो आप लोग करा रहे हैं, और अलाइनर किन पेशेंट को, जैसे ब्रेसेस तो कोई भी करा सकता है, लेकिन हड्डी ठीक होनी चाहिए, वो सब आप अपने डेंटिस्ट से पूछ सकते हैं, पर ब्रेसेस से आपके टेढ़े मेढ़े दांत ठीक हो सकते हैं। ब्रेसेस और अलाइनर कुछ नहीं है, बेसिकली इसका कंसेप्ट ये है कि जिसको भी लगता है टेढ़े मेढ़े दांत, अब खाली टेढ़े मेढ़े दांत नहीं, क्योंकि लोगों के लिए क्या है कंसेप्ट, मेरे दांत टेढ़े मेढ़े होंगे तो ब्रेसेस लगेंगे। Okay. अगर दांत बाहर है
तो भी ब्रेसेस आगे को है लगेंगे, या बाहर। और दांत अगर अंदर है तो भी ब्रेसेस लगेंगे, और अगर डीप बाइट है तो भी ब्रेसेस लगेंगे। तो ब्रेसेस खाली यही नहीं कि सिर्फ दांत बाहर है तो ब्रेसेस लगेंगे, अंदर करने के लिए अलग अलग सिनारियो। अगर बाइट भी डीप है ना तो वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो दांत खराब करती है आगे जाके। ओके, तो सेम जो काम ब्रेसेस कर रहा है वही अलाइनर कर रहा है, सिर्फ दोनों में डिफरेंस ये है कि ब्रेसेस में जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई वो चीज दिखती है, अलाइनर में वो चीज नहीं दिख रही है। थोड़ा सा मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गया है, हम लोग एक कंप्यूटराइज सिस्टम में चले गए हैं, एक डिजिटल हो गया है, डिजिटल स्कैन हो रहा है, डिजिटल स्कैन के बाद आप उसको पूरी फाइल भेज दे रहे हैं, क्लियर स्माइल हो गई। क्लियर स्माइल हो गया है। तो आप बिना ब्रेसेस पहने भी दांतों को स्लो मूवमेंट के हिसाब से हर 15 दिन पे आपको लाइनर चेंज करना है, डेंटिस्ट आपको सिखा देते हैं और आप उसको पहनिए और आप अपने घर से बैठ के ट्रीटमेंट मैक्सिमम करा लेते हैं। लेकिन देयर आर फ्यू कंपनीज जहाँ पे ना थोड़ा सा मिथ गलत फैला दिया गया कि अब सारा ट्रीटमेंट घर से हो जाएगा। सारा ट्रीटमेंट घर से नहीं होता है। हमारे भी अलाइनर के बहुत सारे पेशेंट थे जहाँ पर हम लोगों को 1-2 प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो अलाइनर में जब तक आप पहनेंगे नहीं अच्छे से तब तक इलाज नहीं होगा, और अपने डेंटिस्ट को हर 15 दिन पे या महीने पे कम से कम एक बार आके मिलो कि मैं डॉक्टर साहब पहन रहा हूँ और मेरा ये रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा। तो रेगुलर कंसल्टेशन चाहिए। मतलब चाहिए, प्रोफेशनल, किसी प्रोफेशनल के अंडर ही करिए आप ट्रीटमेंट, तो वो आपको, क्योंकि रिजल्ट नहीं आते, मेरे पास इतने सारे पेशेंट वापस आते हैं कि हमने पहना रिजल्ट नहीं आया, तो एक प्रोफेशनल एडवाइस जरूरी है। आपको मंथली आप दिखाते रहिए। और अलाइनर में जैसे कोई 20 साल में अपना इलाज नहीं करा पाया तो 40 साल में अगर चाहिए। अब मैक्सिमम पेशेंट सारे शादीशुदा है हमारे पास, सब मतलब जितने भी पेशेंट है अलाइनर के सब बच्चे भी हैं, उन्हें सब कुछ है, डॉक्टर साहब करवा ही नहीं पाए कभी जीवन में। तो अब उनको स्माइल अच्छी चाहिए। तो ऐसे भी 50 इयर्स के लोग करवा रहे हैं कि भाई मैं स्माइल अब सही कराना एज चाहता हूँ। कोई लिमिट नहीं है। तो जो बाहर और अंदर या जो भी सिचुएशन है वो सब सारे हो किसी भी जाते एज पे ठीक हो सकता है। अलाइनर्स के अगर हम लोग बारे में बात करें तो किसी भी एज पे हो रहा है। मैक्सिमम जो इसको चूज कर रहे हैं वो फीमेल्स जो पहले बचपन में ट्रीटमेंट नहीं ले पाई और जिनको थोड़ा सा शर्म आता है कि डॉक्टर साहब मैं अब ब्रेसेस नहीं लगा सकती। एक कॉलेज गोइंग गर्ल या कॉलेज गोइंग बॉय जो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पर कि डॉक्टर साहब अब ब्रेसेस नहीं पहनने हैं, तो वो लोग इसको ज्यादा ऑप्ट करते हैं। प्रोफेशनल इसको ऑप्ट कर रहे हैं। बच्चों में मैं बोल रहा हूँ कुछ कंपनीज हैं जो बच्चों में भी कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट देती है कि भाई आप 3-3 साल तक बच्चों को पहनाओ और 4 साल पहनाओ। वहां पर मैं थोड़ा सा एडवाइस ये दूंगा कि अगर सपोज मेरा बच्चा भी अगर होगा तो मैं उसको ब्रेसेस के लिए पहले ऑप्ट करवाने के लिए बोलूंगा कि भाई 10-12 साल 15 साल तक तो आप बच्चों को ना होल्ड कर सकते हो कि भाई पहन ले। एक तो पैसे बचते हैं माँ बाप के, अच्छा, इलाज में कहीं ना कहीं थोड़ा सा खर्चा ज्यादा है ब्रेसेस से, तो रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम आना है। भाई एक एस्कोडा गाड़ी है, एक आप BMW ले लो, तो एस्कोडा और BMW दोनों अच्छी गाड़ी, टाइम में ऑलमोस्ट सेम आता है। तो 1-2 महीने 3 महीने का अंतर होता है। अलाइनर में थोड़ा कम टाइम आता है आपका, हमें लेकिन ऐसा वो भी लगता है केस पे कि- डिपेंड करता है। हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पर प्रोफेशनल लोग ही अलाइनर जो पैसा ज्यादा खर्च कर रहा है थोड़ा सा, तो उसको एक थोड़ी सी कन्वीनियंस ज्यादा चाहिए होगी। निकालो, उसके फायदे भी है कि कहीं भी निकालो कुछ भी खा लो। अब ब्रेसेस का नुकसान ही है कि आप कुछ भी नहीं खा सकते, आप बर्गर नहीं खा सकते, आप बाइट नहीं कर सकते, ब्रेसेस टूट जाएंगे। ओके। तो अलाइनर में एक इसका ड्रॉबैक है कि आपने उतार के रखा, खो गया। तो जो प्रॉपर पहन सकता है वही ले, नहीं तो ब्रेसेस एक अच्छा, वो टाइम देना पड़ेगा, तो उसे टाइम टाइम को देना नहीं पड़ेगा। देंगे तो दोनों ट्रीटमेंट अपने लिए अच्छे हैं। अब ब्रेसेस पिछले कितने सालों से चल रहा है और एक अच्छे रिजल्ट दे रहा है। अगर पहनोगे नहीं तो रिजल्ट नहीं रिजल्ट आएगा। कई पेशेंट जैसे पहले तो स्टार्टिंग में लगवा लेते हैं शौक में, फिर अगर वो 22 घंटे एटलीस्ट आपको वियर करना है 24 में से, अच्छा, हाँ 22 घंटे बस फिर आपको खाना ब्रशिंग खाना और खाने में उतारना है। अच्छा, मतलब 2 घंटे हटाना तो वही खाना खाते में हटा बस, सकते हैं या ब्रश करते हैं। अब 22 घंटे पहनने में फिर उसको ना आलस आने लगता है 8 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो वो फिर कहीं ना कहीं पे ना वो थोड़ा सा लेकिन काफी पेशेंट बहुत वो होते हैं, मतलब इसको भी इलाज की तरह लेना, ये नहीं है फैशन है। फैशन नहीं है, लोग इसको ना इसको फैशन की तरह प्रमोट करते हैं। डेंटल के भी जो ट्रीटमेंट इसमें भी टीवी का एक बहुत बड़ा रोल है। एक कंपनी है जिसने इसको प्रमोट करा, मैं उसको थैंक्स बोलता हूँ आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से। उसने अवेयरनेस बहुत अच्छी फैलाई, लेकिन अवेयरनेस फैलाने के साथ साथ आप ये बताएं कि ये पहनना 22 घंटे है। अगर आप 22 घंटे नहीं पहन रहे, अगर आप उसको नहीं पहनोगे तो Nitty-gritties नहीं बता रहे, आपका इलाज नहीं होगा। तो हीरो हीरोइन को खड़ा करके आप उससे ऐड तो दिलवा रहे हो, लेकिन आपका इलाज नहीं होगा। इलाज के लिए आपको पहनना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो उसका मैंने साइड इफेक्ट सुना था कि उसमें प्रोफेशनल हेल्प बहुत कम ली जा रही थी, बिल्कुल नहीं ली जा रही करी जा थी। रहा वो है, अब इसलिए उसी के पेशेंट हमारे पास आते हैं। उसकी कंप्लेंट मैंने जितने लोगों से सुनी बिल्कुल बिल्कुल सर, तो वो आते हैं पेशेंट उनके हमारे पास, तो हम लोग फिर वो ठीक है कंपनी इसके ऊपर काम करेगी, लेकिन ओवरऑल पेशेंट के लिए जानना जरूरी है कि आपको 22 घंटे पहनना है। आपके लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। आप ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं तो आप इसको ट्रीटमेंट की तरह लें, फैशन की तरह नहीं कि मैं कॉफी भी पी लूं उसके साथ। कॉफी पी लोगे तो वो अलाइनर वाइट रहेगा ही नहीं, काला हो जाएगा। तो उतार के ही सब कुछ करना होता है। तो ये बहुत बड़ा ट्रीटमेंट बहुत इजी है, लेकिन आपको पहनना पड़ेगा। अगर आप पहनेंगे उसका कोई अल्टरनेटिव हाँ। नहीं। कोई अल्टरनेटिव। जैसे एक लड़की ने पहना ही नहीं
तो हमारा सारा कुछ दोबारा करना पड़ा। हाँ तो अच्छा, सारा पूरा 12th क्लास में थी, अब कहाँ डांट, किसको डांट हो गया। करेक्ट, अब डांट तो किसी को अब ब्रेसेस में तो बच्चों के हटते ही नहीं है, तो वो लगाएंगे तो रिजल्ट आएगा ही। ब्रेसेस में बस एक ड्रॉबैक रहता, किसी बच्चे को सपोज अल्सर आ गया तो वो अल्सर में हम लोग उसको थोड़ा सा ठीक कर देते, लेकिन वो 100 में से एक बच्चे को, 2 बच्चे को, मतलब 17-18 साल में मुझे नहीं लगा कि आज तक मैंने किसी बच्चे को दवाइयां भी खिलाई। दोनों ही ट्रीटमेंट अच्छे है, हैं। किस एज पे आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं इस पे डिपेंड करता है। और आप जैसे अगर ब्रेसेस नहीं लगवा सकते, कहीं बाहर जाना है, तो अलाइनर इज वेरी गुड ट्रीटमेंट। बस आपको पहनना है, ब्रेसेस में भी पहनना है, इसमें भी पहनना है, इसमें रिमूवेबल है, तो इफ यू आर गोइंग फॉर अ पार्टी एंड अदर थिंग्स Then यू you कैन can do रिमूव, that. और अदरवाइज विद द यू कैन गिव दैट विद द पार्टी आल्सो, क्योंकि ब्रेसेस ज्यादा में नहीं भी पता आजकल बड़े चलता। अच्छी क्वालिटीज हैं, हाँ। वाइट ब्रेसेस भी आते हैं, वाइट वायर्स भी आते हैं, तो आप हर चीज डेंटिस्ट डिसाइड जो करेगा, समझो और डिसाइड करो, ज्यादा डेंटिस्ट डिसाइड करेगा और आपकी पॉकेट डिसाइड करेगी, खत्म बात। ठीक है। एक डेंटल इम्प्लांट और होता है, एक टर्म है जो बहुत Dental सुनने implant को एक नया मिलता term है, हाँ, ये dental क्या होता implant नया नहीं है, और बोलते। इसे दूसरे नामों से भी जाना जाता है। मैंने आप लोगों से ही पॉडकास्ट से पहले बात करते हुए मुझे पता चला कि स्क्रू वाला इलाज है, ऐसे ऐसे लोग उसके इसको आज कह रहे terms हैं, हैं वो पेच लगा दो डॉक्टर साहब, ये पेच वाला इलाज हमें नहीं पेच करवाना। वाला इलाज हमें नहीं करवाना, या हमें करवाना पेच वाला इलाज कर दो, तो पेच के नाम से फेमस हो रहा है धीरे धीरे। अच्छा। क्योंकि इसको इस तरीके से पेच और स्क्रू मतलब बेसिकली लोग वही बोलते थे कि स्क्रू कस दोगे आप, स्क्रू है ये। इट्स लाइक अ स्क्रू, यस, कि भाई ये बोन के नहीं- अंदर आप टाइट ही करते हैं। टाइटेनियम है एक्चुअली, मैं ये कहना चाहूंगी लोहा वगैरह नहीं है, कुछ ऐसी चीज नहीं है, हाई ग्रेड टाइटेनियम। टाइटेनियम बॉडी के ग्रेड 5 अच्छा, टाइटेनियम, टाइटेनियम यूज ग्रेड होता है 4 ग्रेड 5। So, titanium का एमआरआई सेफ। स्क्रू बना के हम हड्डी में स्क्रू मतलब इट इज अ शेप, नॉट एग्जैक्टली स्क्रू, समथिंग लाइक दैट। समथिंग लाइक दैट। टाइटेनियम सिलेंडर बोल लो या बाकी सारी चीजें बोल दो, जिसको बहुत सारी डिजाइन आती हैं, अलग अलग कंपनीज के अलग अलग हैं। जैसे टाइटेनियम बॉडी में बहुत टाइम से यूज हो रहा है, ऑर्थो इम्प्लांट्स के लिए, घुटने ट्रांसप्लांट Right, कराते हो आप, और प्लेट्स किसी चल की रही हड्डी हैं। टूटी सबसे पहले क्या बोलते हैं, रॉड डलेगी। टाइटेनियम रॉड डलेगी, दैट इज टाइटेनियम। तो वहां पे हम लोग इम्प्लांट नहीं बोल रहे हैं उसको, रॉड डलेगी। तो वो जो हमारे एज अ लेमन हम लोग अगर बात करते हैं, रॉड डलेगी भाई तेरे तो ये पैर चलना बॉडी शुरू से हो गया। ये बॉडी से अच्छे से इंटीग्रेट हो जाता है, मतलब हड्डी का पार्ट ही बन जाएगा। रिएक्टिव भी नहीं ना तो रिएक्टिव है, ना इनर्ट मटेरियल है, ना कोई इन्फेक्शन करता है। जैसे डॉक्टर गौरव ने बोला एमआरआई सेफ है, क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई एमआरआई करा पाएंगे, सीटी सब कुछ करा सकते वो हैं। तो सीधे अंदर लगा देते हैं पैर वैर में, तो फिर और यहाँ भी Exactly. जैसे दांतों में भी जो लगा रहे हैं हम, जड़ की जगह पे इसको लगा रहे हैं, और आपका एकदम सेफ है। ऊपर का मटेरियल भी टाइटेनियम होता है, तो इट इज एब्सोल्युटली सेफ। एयरप्लेन में भी आप जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी बहुत क्वेश्चन स्कैनिंग आते हैं, ऑक्सीजन भी लगवाएंगे तो मैं उड़ पाऊंगा, फ्लाइट कर पाऊंगा। किस सिनारियो में होता है? बेसिकली जब दांत निकल जाता है, जब दांत खत्म हो अब गया। 3 तरीके से दांत लगाया जाता है, वो भी एक लंबा टॉपिक है भाई। एक पहले निकालने लगाने वाला आता था, एक फिक्स दांत है अगल बगल वाले की पूरा प्रॉपर सपोर्ट लेके, और एक इम्प्लांट। आजकल इम्प्लांट थोड़ा सा प्रचलन में ज्यादा आ गया है, क्योंकि अब पेशेंट अवेयर हो रहे हैं थोड़ा सा। ये मैं इसको थैंक्स बोलूंगा सोशल मीडिया का, इसमें एक रोल है, गूगल का रोल है, कि लोग समझ रहे हैं कि भाई अगल बगल वाले दांत हम लोग क्यों घिसवाएं। तो मैं अपने प्रैक्टिस में अब किसी भी यंग पेशेंट को, इवन नॉट यंग, अगर एक 50 प्लस भी या 60 प्लस वाले भी पेशेंट, वो यंग है हमारे लिए, तो उनको हम बोलते हैं कि भाई आप अगल बगल वाले दांत पर सपोर्ट लेके दांत ना लगवाएं, आप एक इम्प्लांट लगवाएं, जिसमें कि डायरेक्ट आप बोन के हेल्प लेकर आप इम्प्लांट कोई चीज बॉडी में कर देंगे, उसी के ऊपर आपकी कैप लग के आएगी। ठीक। तो हम लोग कोई सपोर्ट नहीं लेते। मतलब एक दांत मिसिंग है तब भी आप इम्प्लांट करा सकते हैं, ज्यादा मिसिंग है तब ज्यादा भी missing इम्प्लांट है तब करा भी सकते हैं। implant। वो भी आपका डेंटिस्ट डिसाइड करेगा कि बोन है कि नहीं, बाकी सारी चीजें, देयर आर मेनी फैक्टर्स। लेकिन बहुत सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है, ना तो कुछ इससे ज्यादा दिक्कत होती है, ना कुछ इसमें ये है कि कुछ इन्फेक्शन होता है। बाकी भी बहुत सेफ है, इतने साल से हम लोग कर रहे हैं, और इतने सारे फॉलोअप्स हैं, घर के पेशेंट्स में भी डाला हुआ है, तो कोई इससे साइड इफेक्ट्स नहीं कोई है। साइड बाकी तो सबसे पहले पेशेंट बाकी मैंने अपने तो- पिताजी को बिठाया चेयर पे, जब काम सीख कर आए थे 10-12 साल पहले। मैं अपने पापा बैठो, 12 साल हो गए, तो वो वहीं पर ही, ये हाथ भी कांप रहा था, करा, प्रभु का आशीर्वाद है, आज तक चल रहे हैं। तो ठीक है, तो लोगों को समझ में आ रहा है इम्प्लांट के बारे में। हाँ। और लोग जो है अब इम्प्लांट क्या, और मैंने सबसे पहले लेजर लिया था अपने क्लिनिक पे, तो वी आर द फर्स्ट क्लिनिक इन आवर टाउन। लेजर भी न्यू टेक्नोलॉजी है, 6 साल हो गए, तो भाई जब मैं खरीदा तो मेरे आस पड़ोस वाले डेंटिस्ट भी मेरे मित्र हैं कि भाई तूने लेजर ले लिया, क्या फायदा है। तो लेजर का भी बहुत बड़ा रोल है। अब तो लोगों को पता लग गया कि स्किन पे लेजर कर रहे हैं, और जगह लेजर हो जाती है, दांतों में भी लेजर यूज होती है, रूट कैनाल में भी लेजर यूज होती है, पॉकेट्स कहीं पर। अभी हम लोग बात कर रहे थे जिंजाइवल हेल्थ, वहां पे मेरा टॉपिक था थीसिस का, तो जिंजाइवल हेल्थ पे भी जो है लेजर यूज होती है, बैक्टीरिया बैक्टीरिया खत्म करने के लिए। टीथ व्हाइटनिंग के लिए भी लेजर यूज होती है। ओके। टीएमजे के लिए भी जो है एलएलटी एक टेक्निक है, उसके लिए भी लेजर यूज। टीएमजे एक बार फुल टीएमजे टेम्पोमैंडिबुलर जॉइंट, ये हम दोनों का स्पेशलिटी है। अच्छा। अगर पेशेंट को भाई सपोज ये हमारा जॉइंट है जो हमारा जवाड़ा चलता है,
ठीक है। जबाड़े से आवाज आना, कट 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 आती है, बहुत पेशेंटों को आती है। पेशेंट इसको बीमारी नहीं मानते। आई थिंक मैं पर्सनली भी एक बंदे को ऐसे जानता हूँ जिसको कट कट और आप इसको इस तरीके से समझे, अपने घर में बैठे और घर में बैठ के या कान के अंदर ही उंगली डाल लें या कान के आगे इस एरिया के पास आप उंगली रख लें, कान के अंदर उंगली डाल लें और जबाड़े को खोल के बंद करें। तो ये हिस्सा अगर आपको बिल्कुल कहीं पे भी अगर आपको कान के साथ आवाज आ रही है तो ये एक अलार्मिंग साइन है, अपने डेंटिस्ट को जाके दिखाएं। कान के पास से कट कट की आवाज नहीं आनी चाहिए। जबाड़ा कितनी बार भी खोलो, कितनी बार भी बंद करो, स्मूथ नहीं आनी चाहिए। जैसे मेरी ये हड्डी है, जैसे मेरा घुटना है, मैं अब घुटने से आवाज आ रहा, बोलते घुटने से आवाज आ रही, घुटने बदलेंगे, घुटने खराब हो रहे हैं, मेरा टीएमजे खराब हो रहा है। ओके तो एटलीस्ट आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। मतलब प्रिवेंट क्या, आप ऐसी चीजें डेंटिस्ट आपको सजेस्ट करेगा जिससे वो बढ़े नहीं, क्योंकि रिप्लेसमेंट, जॉइंट रिप्लेसमेंट तो एकदम एंड चीज है, वो जरूरत भी नहीं पड़ती, आपकी कंजर्वेटिव थेरेपी से ठीक हो जाएगा। आइडेंटिफाई होना जरूरी, लेकिन लोगों को पता नहीं होता। और इसमें भी बहुत सारे फैक्टर है, जैसे डॉक्टर गौरव कहते हैं बाइट है, ऑक्लूजन है, तो बहुत सारी चीजें। लेकिन चम्मच से ही खाना खा रहे हैं, हाँ, मुंह कितना बड़ा खोलना पड़ता है। अब मालूम है कि टीएमजे का पेशेंट है, उसको अब एक लड़की थी, वो आई नहीं दिखाने हमारे को, मतलब ऑलमोस्ट 6 नहीं साल भर हो गया। और उसके फादर को मैंने बोला कि मेरा इसके ना टीएमजे प्रॉब्लम है, इसका इलाज करवाइए आप। वो दांत के दर्द के लिए आई थी मेरे पास, दांत का दर्द को तो इलाज करवा गई थी, टीएमजे के लिए दोबारा लौट के नहीं आई। मैंने फॉलो अप भी लिया, उनको आंसर ही नहीं था। उनको ये पता ही नहीं कि आगे वो किस प्रॉब्लम में लैंड करने वाली है। एक लोगों को 16-17 साल की लड़की थी कुल, उसका मुंह खुलना इतना रह गया था। डॉक्टर साहब ठीक हो जाएगा, बाद में देखेंगे। एक लोगों को ये भी है कि डॉक्टर के पास हम एक इलाज के लिए जा रहे हैं, वो दूसरी चीजें बता दे, 4-5 चीजें बता। तो अवेयरनेस बताओ भी पेशेंट्स को, तो कई बार उन्हें लगता है कि ऐसे ही बता रहे हैं, जब फिर दिक्कत बनकर आती है तब उनको पता जिन चलता है। पेशेंट बता रहा था ओरल कैंसर, मुझे बुरा लगा उनको मिलकर 3-4 महीने बाद, जब वो पूरा जबाड़ा कटवा के आए। और कई लोगों को ओरल कैंसर पे एक हमारा पॉइंट रह गया था जब हम डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि बाकी सारी चीजें डिस्कस हो गई, कि लोगों को लगता है दांत से कैंसर हो जाता है। जैसे मेरे पास बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मुंह में छाला हो गया, कैंसर हो गया। तो छाले का ही कैंसर हो सकते हैं, लेकिन दांत से कैंसर नहीं होता है। ऐसे दांत में ओरल इन्फेक्शंस रहते हैं, दांत निकालने के बाद कई लोगों को डेवलप होता है, क्योंकि उनको पहले से बन रहा होता है कैंसर। जैसे ही हम दांत निकालते हैं वो प्रोलिफरेट हो जाता है। तो अगर कहीं भी जैसे कोई डेंटिस्ट कह रहा है कि ये आपका कोई अलार्मिंग साइन है, या दांत के आसपास कोई नोड्यूल, लंप, गांठ डेवलप हो रही है, तो पहले उसका चेकअप होना चाहिए कि ये कुछ अलग तो नहीं है, फिर कोई भी एक्सट्रैक्शन वगैरह होना चाहिए। मेरा जीवन का तो 18 साल हो जाएंगे जी, जब एडमिशन लिया था जिस टाइम पे, तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों दांत के वहां पे घुस गया। मेरा सिलेक्शन जो है दूर हुआ था, पिताजी ने भेजा नहीं, यहीं से ही पढ़ाई करी। डॉक्टर साहब तो खैर एजेंसी से पढ़ी हुई है, तो जीवन का उस टाइम पे उद्देश्य नहीं मालूम था। आज समझ में आता है कि जब कोई आके बोलता है ना कि बेटा मजा आ गया जी, रोटी खा रहे हैं, तो रोटी खा रहे हैं और इतना बोलते था आगे, तो बस कलेजों ठंडा लगती है, रात को नींद आती है, बहुत बढ़िया। तो वो जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसा कमाना और गाड़ी खरीदना, मकान बनाना सब लोगों का एक, हमारे कल्चर का एक ये पार्ट है, सबको ये करना है, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन शरीर भी इंपॉर्टेंट है। मैं भी बहुत जगह पे मिस करता हूँ, मैं भी एक्सरसाइज नहीं करता, तो ये रोज हम लोग आपस में ही जद्दोजहद में रहते हैं कि जो है बच्चे पालने हैं जी, ये सब चीजें चाहिए, वो भी जरूरी है। लेकिन दांत बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर हमें जो है ध्यान देना है, और हमेशा हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना और बोलते रहना है, चलते रहना और चलते। ऑन दिस नोट हम उम्मीद करते हैं कि इस पॉडकास्ट से आप सभी को वो अवेयरनेस हासिल हो जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर यूज सुनने के लिए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हाँ, प्लीज लाइक एंड धातु चर्चा को सब्सक्राइब करें। और इसका पर्पस यही है कि पिछले ये हम लोग शायद इसको बोल सकता हूँ कि हम लोग लेट हैं इस चीज को शुरू करने में। 5-6 साल पहले शुरू भी किया था, लेकिन वो फिर टाइम नहीं मिला। मैंने बोला भी आपको थोड़ी देर पहले, लेकिन इतनी सारी चीजें मैं आज भी देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे ना, कुछ भी कोई भी चीजें ना चली आ रही है। कंटेंट के ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे तो मेरा सिर्फ उद्देश्य ये है कि एक सही चीज आप तक लेकर आ सकूं, जिससे कि कहीं पर भी अगर आपको लगे और आपको कभी भी कोई चीज लगे इसके अंदर की ये इस चैनल के माध्यम से ये चीज गलत है, तो प्लीज मुझे हमेशा कमेंट में डालें, मैं अगली बार उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। लेकिन धातु चर्चा पे कोई भी चीज ऐसी नहीं प्रेजेंट करी जाती है, बोली जाती है कि जो कि ऑथेंटिक ना हो। तो कोई भी चीज अगर आपके सामने लाई जा रही है वो पूरी की पूरी ऑथेंटिक है, और पूरा उसके ऊपर हम लोग पूरा स्टडी करके, रिसर्च करके आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। बहुत मेहनत लगती है। तो डेंटिस्ट्री के साथ साथ ही एक नया जुनून हम दोनों को शुरू हुआ है। ये मैडम पीछे पड़ी हुई थी कि ये नहीं करना है, लेकिन मैंने इनसे रिक्वेस्ट कर करके जो है हम लोगों ने यहाँ तक पहुंचे हैं। तो डॉक्टर साहब
आज के पॉडकास्ट के लिए मैं बस ये बोलना चाहूंगी, डेंटल में ना बहुत सारे वीडियोस ऐसे सर्कुलेटेड हैं जिसकी बहुत सारी मिथ्स जिसमें स्प्रेड हो रही हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी से रिलेटेड तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, वी विल आंसर दैट। और कुछ भी अगर आप कोई, मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से कोई कंसल्टेशन भी नहीं दे रहा हूँ, आप प्लीज मैसेज करें और मैसेज में आप अपना नंबर शेयर करें, मेरे यहाँ से कॉल भी आएगा आपको, अगर उसका कोई कंसल्टेशन नहीं रहेगा आपके लिए। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो जो यहाँ तक भी जाए, कोई भी अगर आपको डाउट है डेंटल से रिलेटेड, जो मेरा फील्ड है, मैं शूट कर रहा हूं एज अ होस्ट, मैं लोगों को गेस्ट इनवाइट कर रहा हूं, वहां पे मैं कंसल्टेशन फ्री नहीं दे सकता, क्योंकि मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं सामने वाले गेस्ट से कि भाई आप अगर कोई आए मैसेज तो आप उसका रिप्लाई करें। लेकिन ये मेरा अपना अगर पॉडकास्ट में मैं अगर इस तरीके से बोलूं कि मेरा अपना एक ऑरा है, मैं इस चीज को मैं समझा सकता हूं आपको कितना भी, आप मुझे मैसेज करें, कमेंट बॉक्स में इसको शेयर करें और जो है मेरे को बताएं, तो मैं आपको इसका रिप्लाई बहुत जल्दी से जल्दी कोशिश करूं करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।